हेलो। मैं आप लोग का ऑनलाइन क्लास में वेलकम कर रहा हूँ। कोविड-19 के कारण जो पूरे दुनिया में जो समस्याएं फैली हैं, उस समस्याएं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, राजभवन पटना, बिहार विश्वविद्यालय और हमारे श्री कृष्ण जुबली लॉ कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों के हित में उनकी पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए ऑनलाइन क्लास होने की व्यवस्था की है। इस क्लास की व्यवस्था में मैं डॉक्टर सतीश कुमार, प्राध्यापक इतिहास विभाग, आप लोगों को प्री लॉ 2 के सिलेबस में जहाँ तक हमने आप लोगों को कक्षाओं में पढ़ाया है, उसके आगे पढ़ाने का, बताने का काम करूँगा। और इसमें किसी भी तरह की जो जिज्ञासा होगी वो छात्र भी हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका फिर से जवाब दूंगा, महाविद्यालय के माध्यम से भी और पर्सनल व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से भी। हम लोग जब क्लास में थे उस समय हम लोग का टॉपिक था कि ईस्ट इंडिया के आने के बाद भारत में न्यायिक संस्थाओं का, न्यायालयों का विकास किस तरह से हुआ, जिसमें हम लोगों ने 1600 से लेकर 1726 ईस्वी तक के समय को काल निर्धारण के तहत रखा था। हम सभी जानते हैं कि इतिहास के अध्ययन में काल के निर्धारण का होना अनिवार्य होता है। इस क्रम में हम लोगों ने देखा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1612 में भारत आई व्यापार करने के लिए, और उसने अपने व्यापारिक गतिविधियों की शुरुआत सूरत से की, फिर 1639 में वह मद्रास पहुंची, फिर 1668 में वह मुंबई से अपने व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने लगी। तत्पश्चात उसने बंगाल में कलकत्ता, गोविंदपुर और सुल्तानाती 3 गांवों की ज़मींदारी बंगाल के नवाब से प्राप्त की। हम सभी जानते हैं, क्लास में भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि इसी तीनों गांवों के ऊपर आज का आधुनिक कोलकाता शहर बसा हुआ है, और उसी जगह से हमारे यहाँ जो उपनिवेश की शुरुआत होती है, जो इसमें जिसके तहत भारत गुलाम बनता है, उसका भी सेंटर जो है कोलकाता ही बनता है। इस क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले सूरत की चर्चा की थी, जिसमें 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में आई, और आने के बाद वहाँ के स्थानीय जो मुग़ल सूबेदार थे, उनसे उन्होंने यह आज्ञा प्राप्त की कि वो सूरत में रहकर अपने व्यापारिक गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि उसको उस समय में व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने वाले जगह को उस समय फैक्ट्री भी कहा जाता था। व्यापारिक कोठी भी उसका एक अन्य नाम है। इन सबों को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण छात्र जो है कंफ्यूज भी हो जाते हैं। वो सूरत में व्यापार करने की शुरुआत करने के पश्चात 1615 में सर टॉमस रो, जो कि इंग्लैंड के राजदूत बनकर तत्कालिक मुग़ल सम्राट
जहांगीर के दरबार में पहुँचे और उन्होंने जहांगीर के लिए जो इंग्लैंड के सम्राट की तरफ से जो भेंटें थी उन सबों को भी जहांगीर के सामने प्रस्तुत किया। जहांगीर हम सभी जानते हैं कि थोड़ा रूमानी व्यक्तित्व का शासक था। उसने, और भारतीय परंपरा भी रही है कि हमारे यहाँ हमेशा राजदूतों का सम्मान किया जाता रहा है। इस क्रम में थॉमस रो ने जहांगीर से 2 फरमान प्राप्त किए, जिसको हम लोग आदेश भी जानते हैं और रसीद के रूप में भी उसको हम लोग जानते हैं। जिस फरमान के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे मुग़ल भूभाग में बिना किसी भी तरह के कस्टम ड्यूटी, चुंगी कर जिसे हम लोग कहते हैं, दिए हुए वह अपने व्यापारिक गतिविधियों को संचालित कर सकता था। उसके पश्चात दूसरा जो उसमें व्यवस्था की गई थी, जो हम लोग के विषय वस्तु से ज़्यादा संबंधित है, कि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को आपस में और यूरोपियंस के साथ अंग्रेजी विधि के प्रयोग करने की छूट दे दी थी। साथ ही साथ उसमें यह भी व्यवस्था किया गया था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी और स्थानीय लोगों के बीच अगर किसी तरह का विवाद मामला आता हो, वैसी स्थिति में उन पर स्थानीय कानून तो लागू होगा, लेकिन उस स्थानीय कानून को लागू करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति सद्भावनापूर्वक जो दृष्टि है वो रखा जाएगा। जहांगीर के द्वारा ये दिए हुए दोनों जो फरमान थे, उसका प्रभाव बहुत दूरगामी सिद्ध होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहला जो प्रभाव हुआ, व्यापारिक गतिविधियों में जो उनको छूट मिली थी, जिसका फ़ायदा उठाकर ब्रिटिश कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने ब्रिटिश व्यापार के साथ साथ भारतीय व्यापारियों के साथ भी साठगांठ कर ली थी और वो भारतीय व्यापारियों के सामान को भी अपना सामान बताकर ले जाते थे, लाते थे, जिसका दुष्परिणाम यह होता था कि मुग़ल प्रशासन को उनसे बहुत ही लॉस होता था, जिस लॉस के कारण मुग़ल प्रशासन को आरंभिक दिनों में कोई उनको प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर होता गया, वैसे वैसे वहाँ पर जो समस्या थी वो आर्थिक संकट का वो बढ़ता गया। हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए अर्थ का होना, फंड का होना, पैसा का होना सबसे अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है। जब शासन व्यवस्था कमज़ोर होने के पश्चात उनके इनकम में कमी आने लगी, वैसे स्थिति में जब बंगाल के नवाब ने कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी को उनकी इस तरह के जो माल प्रैक्टिसेस थे, जो अपकृत्य था, उसको करने से रोकने का आदेश दिया, कई बार आदेश दिया, लेकिन बार बार उनके आदेशों की अवमानना की गई, अवज्ञा की गई, जिसके पश्चात ये प्रॉब्लम हुआ उस समय कि बंगाल के नवाब ने इसके बाद
उनके ऊपर कार्रवाई की और कलकत्ता प्रेसिडेंसी को अपने नियंत्रण में ले लिया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी को नियंत्रण में लेने के पश्चात कलकत्ता में ब्रिटिश जो गतिविधि थी वो लगभग मृत प्राय हो गई। इसके बाद मद्रास से क्लाइव अपनी सेना को लेकर मद्रास प्रेसिडेंसी से कलकत्ता आया और आने के बाद प्लासी की लड़ाई की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। हम सभी जानते हैं, आगे हम लोगों ने प्रथम वर्ष में पढ़ा भी है, प्लासी की लड़ाई के महत्व को, कारण को, उसके इम्पैक्ट को हम लोग इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर मैं उसको बिल्कुल संक्षेप में बताना चाहूँगा कि प्लासी की लड़ाई के पश्चात ही पहली बार बंगाल का नवाब ब्रिटिश शक्ति से पराजित हो गया और उसके बाद वह बंगाल का नवाब जो है बक्सर गया। बंगाल का नवाब अवध गए, वहाँ पर मुग़ल सम्राट भी उपस्थित थे और बाद में मुग़ल सम्राट, अवध और बंगाल की सम्मिलित सेना को बक्सर में क्लाइव ने पराजित किया 1764 में। उसके बाद यहाँ पर जो है ब्रिटिश सत्ता की स्थापना होती है। तो हम लोग इस चीज़ को इस तरह से देखें कि जब व्यापारिक गतिविधियों पर जो छूट दी गई थी उसका दुरुपयोग बढ़ा। हम लोग इतिहास में उसको दस्तक सिस्टम के नाम से भी पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। इतिहास के छात्रों को यह जानना है। तो उस क्रम में जब इनकम के कारण उस पर रोक लगी, क्लाइव के साथ जब लड़ाई हुआ, उस क्रम में भारत के जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, जो भारत के व्यापारी थे, उन सभी लोगों ने अंग्रेजी सेना के साथ, क्लाइव के साथ जो उन लोगों ने साठगांठ कर ली और कई भारतीय सेनापतियों को उसने ब्राइब किया, घूस दिया, पैसा खर्च किया, धन दिया और उसको अपने पक्ष में मोटिवेट कर लिया। स्थिति ऐसी बनी क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, प्लासी में, कि जब लड़ाई होने की स्थिति आई तो जितने भी नवाब के विश्वस्त सिपा सलार थे वो अंग्रेज़ों की तरफ चले गए। परिणाम स्वरूप उनको जो है प्लासी से हार कर, छोड़कर भागना पड़ा। फिर वो जब मुग़ल सम्राट के पास पहुँचे अवध में और बक्सर का लड़ाई हुआ, तो बक्सर की लड़ाई में भी 1764 में निर्णायक रूप से इन तीनों की सम्मिलित सेना क्लाइव से हार गई। हार जाने के बाद जो स्थिति बनती है कि पूरे मुग़ल भूभाग का जब सम्राट हारता है तो पूरे मुग़ल क्षेत्र पर कंपनी का कब्जा होना चाहिए था। लेकिन हम लोग क्लास में भी कई बार इसको विस्तार से चर्चा किए हुए हैं कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापारिक कंपनी थी, यहाँ व्यापार करने के लिए आई। बाद में जब उन्होंने यह देखा कि यहाँ के लोगों को आधुनिक राजनीति की समझ नहीं है, उनको इसके संदर्भ में कुछ पता नहीं है, वो बहुत पीछे चल रहे हैं, सोसाइटी बहुत पीछे चल रही है, तब उनका झुकाव यहाँ पर भूभाग पर नियंत्रण करने के लिए, कब्जा करने की तरफ भी हुआ। लेकिन वो अत्यंत ही समझदार, उस समय बहुत ही विकसित सोच के व्यक्ति थे। हम सभी जानते हैं इस चीज़ को कि उन्होंने सिर्फ बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 राज्यों का दीवानी अधिकार ही अपने लिए लिया। मतलब कि सिर्फ उतना ही क्षेत्र लिया जितने को वह नियंत्रण में रख सकता था। और इस तरह से जो है इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हो जाती है। तो दूरगामी परिणामों में जो पहला छूट था दस्तक सिस्टम में, उसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि भारत वहाँ से गुलाम होना शुरू हो गया। और दूसरा ये जो उन्होंने लॉ के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में इंग्लिश लॉ को यूज करने का जो छूट दिया, जो विश्व इतिहास में यह पहली बार हुआ किसी दूसरे देश के भूभाग पर कोई दूसरा देश का कानून जो है लागू किया जा सकना संभव हुआ। जब वो यहाँ पर सरकार में आई
सरकार में उन्होंने यहाँ पर जब कब्जा किया, जब सत्ता स्थापित की, तो हर जगह जो भी जुडिशल इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं का जो भी डेवलपमेंट हुआ, वो सभी जो है ब्रिटिश सिस्टम में इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग ही हुआ। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि 1615 में थॉमस रो को जो छूटें मिली दो, उसके दूरगामी परिणाम यह हुए, और इस परिणाम के तहत जो है पूरा भारत जो है गुलाम होने के क्रम में आगे बढ़ गया और गुलाम हुआ भी। हम सभी जानते हैं कि 190 वर्षों तक भारत गुलाम रहा। सूरत से उन्होंने अपनी जब गतिविधियां शुरू कर दी इस पावर को प्राप्त करने के बाद, तब उनका अगला जो निशाना था, हम लोग वर्ग में चर्चा किए हैं इस पर, वो यह हुआ कि भाई बंगाल के खाड़ी के तरफ से तो व्यापार हो रहा है ना, कुछ ऐसा मैंने कुछ इस तरह की व्यवस्था भी हो कि अरब सागर के तरफ से भी जो है व्यापार करने की व्यवस्था हो सके। उधर भी उन्होंने जगह को तलाश करना शुरू कर दिया। इस क्रम में 1639 में मद्रास में उन्होंने अपने दूसरे एस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्री की स्थापना की थी, जो मद्रास पत्तनम नाम से उस समय जाना जाता था, जहाँ पर पहले जो विजयनगर एम्पायर था उसी के जो कुछ हिंदू राजा थे, उनसे ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मद्रास पत्तनम नामक गांव जो है अनुदान में प्राप्त किया था। इस मद्रास पत्तनम के संदर्भ को और वहाँ पर जो वाइट टाउन, ब्लैक टाउन और उसके जो वहाँ पर जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो वर्क किए, जिसमें उन्होंने अपने वाइट टाउन में जो नई चीज़ें थी उनको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ब्लैक टाउन में आरंभ में जो वहाँ की चौल्ट्री कोर्ट की जो व्यवस्था थी उसको चलते रहने दिया, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर उसने अपने अंग्रेज़ अधिकारियों को समाहित कर दिया, उनके कंट्रोल में ले लिया और बाद में वो मृतप्राय हो गई। हम लोग इस पर भी चर्चा कर चुके हैं कि 1683 के राजपत्र से वहाँ पर एडमिरल्टी कोर्ट की व्यवस्थापना हुई, जो सागरीय मामलों के लिए जो सक्षम न्यायालय नहीं था कोई भी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो उसके लिए उसकी व्यवस्था जो है एडमिरल्टी कोर्ट के प्रावधानों में की गई थी। और मद्रास सरकार ने लोकल लेवल पर प्रशासन चलाने के लिए जो आर्थिक खर्च की जो उनको आवश्यकता होती थी, उसके लिए उसने एक मेयर कोर्ट की स्थापना की थी, जो चार्टर उन्होंने खुद लागू किया था 1687 में। उसके तहत जो है उन्होंने वहाँ पर मेयर कोर्ट की स्थापना की थी। इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करके रखा है मद्रास के संदर्भ में, और उनके तीनों फेजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर किन्हीं को इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे वो व्यक्तिगत रूप से भी बात कर सकते हैं। मैंने जो प्रॉब्लम होगा उसको मैं क्लियर करूँगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं मुंबई के संदर्भ में। तो मुंबई में हम सब लोग को पता है कि मुंबई पुर्तगालियों के पास था, फिर वो 1661 में एक डॉरी के रूप में ब्रिटिश सम्राट को मिला। फिर उसने 1668 में अपने कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड सालाना के दर पर व्यापार करने के लिए पूरा बम्बई शहर जो है वो 7 टापुओं का वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। हम लोगों ने इसको भी क्लियर करके रखा हुआ है कि बम्बई में चूँकि उनका लीगल पोजीशन सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, चूँकि वो वहाँ मुग़लों का हस्तक्षेप नहीं था या किसी से ग्रांट में नहीं था, वो उसके अपने सम्राट के द्वारा लीज में मिला हुआ था। तो उसने धीरे धीरे सूरत से जो भी महत्वपूर्ण कार्यालय थे, जितनी भी ऑफिसेज थी, वो 1687 होते होते सबको उसने बम्बई में ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद जो है बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। हम सभी जानते हैं कि आज के डेट में भी बम्बई हमारा जो है फाइनेंशियल कैपिटल है, और बम्बई में किस तरह से जो न्यायिक संस्थाओं का विकास हुआ उस पर भी हम लोगों ने चर्चा करके रखा हुआ है। आप लोगों को यह याद होगा। अगर जो मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा, अगर आप उसमें मैं मुंबई और कलकत्ता को के जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के जो सिस्टम थे, तीनों चरणों को मुंबई के, बाद में कलकत्ता में कैसे हुआ, ज़मींदारी के स्वरूप में कलकत्ता में वो आता है,
और ज़मींदार का काम है लगान वसूल करना और वहाँ का प्रशासन को भी देखना, लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना, वो काम कैसे करता है। वो दोनों चीज़ बम्बई और इसके कलकत्ता के संदर्भ में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, है ना, उसको बताऊंगा, उसको अपलोड करूंगा। थैंक यू।